हाय गाइस। आई आप लोग कैसे हैं? होप यू ऑल आर वेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू लर्न विद डायमंड डोर. सो दिस इज द पार्ट 3 of financial management, chapter 9, business studies, from the book Subhash Day, and the topic is the capital structure. So the concept of the capital structure, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे concept of capital structure. The capital structure refers to the mix between the shareholders fund and the borrowed fund. It means the ratio of debt and equity. उसको ही हम क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर. कि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, मतलब वैसे तो हमारे बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है कि हम कहाँ कहाँ से पैसे ले सकते हैं, लेकिन जो मेन सोर्स है हम लोगों का वो एक तो डेट है और दूसरा इक्विटी है. तो इन दोनों को, मतलब इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट? So, or a capital structure means the proportion of the debt and equity used for the financing the operation of the business. कि आप कितना mixture use करते हो for the debt and equity का for our capital structure for financing the business operation, right? And it can be calculated as a debt equity ratio. बहुत सिंपल फॉर्मूला है इसका. डेट अपॉन इक्विटी, जितना भी आपके बिजनेस में लोगों ने डेट ले रखा है, मतलब जितना भी आपके फाइनेंशियल मैनेजर ने बोला डेट लेने के लिए, एंड तो इक्विटी, इन दोनों को आपको डिवाइड करना है एंड यू गेट योर डेट इन इक्विटी रेशियो. और आई होप आप लोगों ने इसे अकाउंट में भी पढ़ा होगा, जो दैट इज द पार्ट 2 जो है आपका, राइट? एज द प्रोपोर्शन ऑफ द डेट इन द कैपिटल, टोटल कैपिटल. और अगर हमको पता करना है कि टोटल कैपिटल में से सिर्फ डेट का प्रोपोर्शन कितना है, तो क्या करेंगे आप लोग? आपको क्या करना है? डेट प्लस इक्विटी. पहले आपको डेट और इक्विटी, क्योंकि डेट और इक्विटी दोनों ही हमारे लिए कैपिटल है, बट बस फर्क इतना है कि डेट हमको रिपे करना है आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, एंड द इक्विटी को हमें पे नहीं करना. इट मीन्स पे तो करना ही है, बट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी. तो उसमें से पता करना है कि प्रोपोर्शन ऑफ डेट कितना है. तो आपको डेट सिर्फ ऊपर लिखना है और डेट को टोटल कैपिटल से, बिकॉज डेट प्लस इक्विटी इज द टोटल कैपिटल. आपको इस डेट अपॉन में डेट प्लस इक्विटी को डिवाइड करोगे तो आपको प्रोपोर्शन ऑफ डेट आ जाएगा. एंड द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द फाइनेंशियल लिवरेज. इसका एक अलग नाम है कि हम इस प्रोपोर्शन को एक नाम दे रखा है फाइनेंशियल लिवरेज. जैसे कि डेट एंड इक्विटी रेशियो को हम लोगों ने नाम दे रखा है कैपिटल स्ट्रक्चर, उसी तरह से डेट अपॉन में डेट प्लस इक्विटी का दूसरा नाम है फाइनेंशियल लेवरेज, राइट? The financial leverage is computed as debt upon equity, or both could be used as the formula for the financial leverage, right? As the financial leverage increases, जैसे जैसे हमारा financial leverage increases रहेगा तो cost of the fund decline हो जाएगी. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर फाइनेंशियल लेवरेज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब डेट की प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होती चली जा रही है. और अगर हम डेट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ फंड डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ डेट है ना, एज कंपेरिजन टू द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वो बहुत कम होती है. ये हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में लर्न करा था. और आपको ज़्यादा अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ रेफर द पार्ट 1 वीडियो of the business study, right? So the cost of the fund declines because of the increased use of the cheaper debt, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा cheaper debt का यूज़ कर रहे हैं, बट द फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीजेज होगा. ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था. फाइनेंशियल रिस्क इसलिए इंक्रीज होगा बिकॉज अब आपको डेट आपने ज़्यादा ले लिया. इसका मतलब ये है कि अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आपको बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है. इक्विटी के केस में क्या था? आपको लॉस हो रहा है, आप मत दीजिए पैसे. लेकिन डेट के केसेस में ऐसा नहीं है, आपको इंटरेस्ट पे ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए. अगर आप लॉस भी इनकार कर रहे हो ना, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आपको पे करना ही पड़ेगा, राइट? तो आपको एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको इंटरेस्ट पे करना है, मंथली, एनुअली, वट एवर द टाइम पीरियड डिसाइडेड बाय द कंपनीज पॉलिसी, बट वैसे नॉर्मली मंथली ही होता है. एंड एक सर्टन पीरियड के बाद आपको डेट का अमाउंट भी रिपे करना है, राइट? The impact of the financial leverage on the profitability of the business can be seen through EBIT. EBIT मतलब earning before interest and taxes minus the EPS analysis. EBIT is equal to earning before interest and taxes, and EPS is the earning per share. अगर हमें देखना है कि financial leverage का क्या impact पड़ा है, हम लोगों के फाइनेंशियल लेवरेज का क्या इफेक्ट पड़ा है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस में, तो हम कैसे देखेंगे? ईबीआईटी माइनस ईपीएस कर देंगे. ईबीआईटी इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले जितनी भी आपकी अर्निंग हुई है उसको हम माइनस कर दोगे. ईपीएस अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर पे आपने कितनी अर्निंग करी है. तो यू गॉट योर फाइनेंशियल लेवरेज इम्पैक्टिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल है. तो ये एग्जाम्पल मैं आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाली, बिकॉज इट्स नॉट कमिंग इन योर एग्जाम, इट्स जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज. और तो इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन है बहुत ज़्यादा, और कैलकुलेशन नहीं आएगी. इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन देन प्लीज़ डू कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन दिस. तो ये देखो, ये बहुत ज़्यादा है, मतलब इसका कुछ काम नहीं है, सिर्फ जैसे एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग कि आपको डेट एंड इक्विटी रेशियो निकालना है कैसे. तो ये आपके अकाउंटेंसी में पूछा जाएगा, आपको इसमें नहीं पूछेंगे बिजनेस के अंदर. यू जस्ट हैव टू
बस आपको पता रहना चाहिए कंसेप्ट के बारे में। लेकिन उन्होंने यहाँ पे ट्रेड ऑन इक्विटी बोला हुआ है, यहाँ पे बोला था कंपनी एक्स एलटीडी अर्न 0.93 पर शेयर इफ इट इज़ अनलिवरेज। अब ये क्या होता है अनलिवरेज, मतलब टोटली वो किस पे डिपेंड है, इक्विटी पे। और लीवर्ड मतलब होता है जब उसने डेट और इक्विटी दोनों का यूज़ कर रखा है, राइट। व्हेन द डेट इज 10 लाख इट्स ईपीएस, जब हमने डेट का भी यूज़ करा तो हमारा ईपीएस आया 1.05, ठीक है ना। विथ स्टिल द हायर डेट ऑफ 20 लाख द ईपीएस राइसेस। और हमने जब 20 लाख रखा अपने डेट को, फिर भी हमारा ईपीएस राइसेस हो रहा है। इसका मतलब कि ट्रेड इन इक्विटी मतलब जैसे जैसे हम लोग मोर डेट का यूज़ कर रहे हैं तो हमारी क्या हो रही है, अर्निंग पर शेयर ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब हम शेयर होल्डर्स को ज़्यादा पे कर सकते हैं, और इसी कंसेप्ट को हम ट्रेड ऑन इक्विटी बोलते हैं। बाकी कैलकुलेशन मुझे नहीं लगता इसमें पूछा जाएगा, बट इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन देन प्लीज़ डू कमेंट, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन फॉर यू। नेक्स्ट इज दी व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द चॉइस ऑफ दी कैपिटल स्ट्रक्चर, की कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमें मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमें ये वाला सोर्स यूज़ करना चाहिए, ये कैपिटल डेट और इक्विटी का रेशो 60-40 रखना है, 40-40 एंड 60 रखना है, या 50-50 रखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिस्क कंसिडरेशन। ये फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट फैक्टर है जो इफेक्ट करता है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को। सो द रिस्क कंसिडरेशन, यूज ऑफ द मोर डेट इंक्रीजेज द फाइनेंशियल रिस्क। जैसे कभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि अगर हम ज़्यादा डेट का यूज़ करेंगे तो हमारा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा, लेकिन साथ ही हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। सो द फाइनेंशियल risk refer to a position when a company is unable to meet its financial charges। अभी फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस क्या होते हैं, वही आपका इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट एंड द प्रेफरेंस डिविडेंड एंड द रिपेमेंट ऑब्लिगेशन। रिपेमेंट ऑब्लिगेशन मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, जो आपने लोन लिया था वो आपको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे आपको रीपे करना है, तो उसके लिए। और प्रेफरेंस डिविडेंड तो ये पता है ना आपको, इसके दो प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। एक तो उन्हें एक प्रेफरेंशियल डिविडेंड चाहिए होता है, और दूसरा उनका प्रेफरेंशियल रिडीमेबल, आपको जितना भी अमाउंट हमने दिया होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वापस चाहिए होता है। तो ये जब कंपनी इन 3 चीज़ों को नहीं पे कर पाती ना, दैट इज कॉल्ड दी हम लोग इसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दी फाइनेंशियल रिस्क एवरी बिजनेस है सम ऑपरेटिंग कॉस्ट, कुछ उसके ऑपरेटिंग कॉस्ट होंगे, मतलब बिजनेस को करने के लिए हमारे बिजनेस रिस्क, उसको हम बिजनेस रिस्क बोलते हैं। जो हमारे ऑपरेटिंग जैसे कि बिल्डिंग रेंट, इंश्योरेंस, प्रीमियम एंड सैलरी, ये हमारे होते हैं बिजनेस रिस्क, जो ये देने ही पड़ते हैं। द टोटल रिस्क डिपेंड अपॉन द बिजनेस रिस्क एंड द फाइनेंशियल रिस्क। जो टोटल रिस्क होता है वो बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्क में होता है कि जो एक तो कंपनी कैसे चल रही है और दूसरा उसके अंदर कितनी क्षमता है गुड्स को पे करने के लिए। इफ दी फर्म्स बिजनेस रिस्क इज लोअर, अगर फर्म का बिजनेस जो है वो लोअर, इट्स कैपेसिटी टू यूज डेट इज हाई, ऑफकोर्स सी बात है। एंड नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ डेट। अब ये आता है कि हमारा जो डेट का खर्चा कितना पड़ रहा है। फर्म एबिलिटी टू बोरो एट अ लोअर रेट इंक्रीजेज इट्स कैपेसिटी टू एम्प्लॉय हायर डेट। देखो, फर्म एबिलिटी टू बोरो एट अ लोअर रेट, अगर हमें लोअर रेट मतलब कम रेट पे पैसा मिल रहा है, मतलब हमारा कॉस्ट ऑफ डेट कम है ना, तो हमारी कैपेसिटी तो बढ़ जाएगी, हम ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है। द मोर डेट कैन बी यूज इफ द डेट कैन बी रेज एट द लोअर रेट। अगर हम लोग तो अगर हमें कम मिल रहा है और इसका वाइस वर्सा क्या होगा, अगर हमारा जो कॉस्ट ऑफ डेट वो इंक्रीजेस हो जाएगा तो फिर हमारी जो कैपेबिलिटी होगी ना डेट को यूज़ करने के लिए एज अ सोर्स, वो कम हो जाएगी, क्योंकि अभी हमको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट फैक्टर इज द टैक्स रेट। टैक्स रेट तो तभी हेल्पफुल है जब आप लोग डेट ले रहे हो और या तो लोन ले रहे हो, बिकॉज जो हमारा इंटरेस्ट हम लोग पे करते हैं ना उस पर हमारा टैक्स नहीं लगता, उसके लिए हमें टैक्स डिडक्शन मिलती है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेजेस है। देखो, सिंस द डेट इंटरेस्ट ऑन द डेट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, मतलब आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता, आपको वो विदाउट टैक्स आपको देना पड़ता है, इसलिए आपके यहाँ पर पैसे कम हो जाते हैं। कॉस्ट ऑफ द डेट इज अफेक्टेड बाय द टैक्स रेट। हाइयर टैक्स रेट मेक द डेट रिलेटिवली चीपर। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा हायर टैक्स रेट मेक द डेट, अगर ज़्यादा टैक्स होगा ना, ज़्यादा टैक्स रेट, तो आपका डेट चीपर हो जाएगा, बिकॉज अब आपको देना ही नहीं है ना, टैक्स तो देना ही नहीं है उस इंटरेस्ट पे, एंड हैंस मोर डेट कैन बी यूज, और ज़्यादा से ज़्यादा डेट यूज़ कर सकते हो। और अगर मैं इक्विटी की बात करूँ ना, तो आपको जो डिविडेंड देना पड़ता है वो तो उस पर कोई आपको डिडक्शन वगैरह नहीं मिलती है, आपको पूरा का पूरा पैसा जो है ना, मतलब पूरा का पूरा आपको टैक्स पे करना होता है अगर आप डिविडेंड पे करते हो, राइट। तो इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है कि मतलब देखो, borrowing at the rate of the 10% and the tax rate is 30% means the tax after the cost of the debt is only 7%। कैसे आया है 7%? 10 minus 30 of the 10% is equal to 10 minus 3 7। To understand, let's take the example, suppose 10% डिबेंचर थे हमारे पास जो कि हमने 1 लाख रुपए के लिए हैं, टैक्स इज पेबल 30% एंड द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इज 40। तो अभी अर्निंग आ गया, अब इसके ऊपर क्या हमें 10 लाख पे 10% का टैक्स निकालूंगी तो 10,000 आएगा, ये बचा कितना, EBIT हमारा 30,000। तो देखो, देयर फॉर द टैक्स 30% ऑफ 30,000 3,000 ही तो सेव हो गया, क्योंकि देखो
हमने यहाँ पे 10,000 पहले दे दिए, अब हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था, 40 हुआ था ना, 40 में हमको अपना टैक्स पे करना था। लेकिन हुआ क्या इस केस के अंदर कि अब हमने पहले ही इंटरेस्ट माइनस कर दिया और जो बचा हुआ अमाउंट है ना इसके ऊपर अब टैक्स लगाएंगे, 10,000 तो निकल गए हमारे। वही समझाने की कोशिश कर रहा है कि अब आपको क्या करना है, इसके अंदर हमारे पास टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है ये, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा रेट होगा तो हमारे पास डेट रिलेटिवली चीपर होगा। नेक्स्ट इज द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करी उस पर कितना रिटर्न मिलने वाला है आपको, ये भी हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का इन्फ्लुएंस करता है। इफ़ द ROI ऑफ द कंपनी इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ द डेट, अगर हमारा जो ROI है ना, मतलब रेट ऑफ रिटर्न इज हायर, मतलब मिलना है हमको 20% और जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो 15% है, तो यहाँ पे क्या है 5% आपका मुनाफा हो रहा है। इट कैन बी चूज टू यूज द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी टू इंक्रीज इट्स EPS, द एबिलिटी टू यूज डेट इज ग्रेटर। इससे क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा डेट यूज़ कर सकते हो बिकॉज आपका कॉस्ट ऑफ डेट तो कम ही है भाई, है ना। आपने देखो 15% पे आपने लोन लिया और आपने ऐसे प्रोजेक्ट में लगाया जहाँ पे आपको 20% मुनाफा हो रहा है, समझ रहे हो आप, आपको 20% मुनाफा हुआ तो 15% तो आपने लोन के पैसे चुका दिए और 5% आपको यहाँ पे मुनाफा हो रहा है, ठीक है ना। वी कैन ऑलरेडी ऑब्जर्व इन द एग्जाम्पल 1 जो अभी हमने जस्ट डिस्कस करा था, दैट द फर्म यूज मोर डेट एंड इंक्रीज इट्स EPS, ठीक है। नेक्स्ट इज द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है आपको जब मैंने फाइनेंशियल रिस्क बताया था, ठीक है। द कंपनी हैज़ कैश पेमेंट ऑब्लिगेशन फॉर द नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, जो कंपनी होती है ना उस पर कुछ बहुत मतलब एक नॉर्मल बिजनेस को कुछ कुछ कैश देने पड़ते हैं, जैसे कि अगर आपने क्रेडिट परचेज कर लिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपका जो सप्लायर है वो बहुत ज़्यादा जिद्दी है, बोलते हैं नहीं भाई हमको तो हमारे पैसे चाहिए, ठीक है, तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा कैश पेमेंट तो रखना ही पड़ेगा ताकि आप उनकी पेमेंट तो कर ही सको, ठीक है। फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स एसेट एंड द मीटिंग द डेट सर्विस कमिटमेंट, द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट एंड द रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल, तो ये सब इन सब के लिए कि देखो पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट होता है ना, अगर मैं इसको छोड़ भी दूँ पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल, वो तो कम से कम 4 साल का तो लेके चलो या फिर 1 साल से तो ज़्यादा ही होता है ना, तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट आपको हर मंथली करनी है, तो उसके लिए आपके पास कैश फ्लो पोजीशन होनी चाहिए। अगर कैश फ्लो पोजीशन आपकी अच्छी है तो आप मोर एंड मोर डेट का यूज़ करिए, लेकिन अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो आप इंटरेस्ट तो दे ही नहीं पाएंगे, प्रिंसिपल तो अभी आप छोड़ ही दो, है ना। तब आप उसके अंदर क्या करोगे, आप कम डेट का यूज़ करोगे तो आप ज़्यादा इक्विटी का यूज़ करोगे, राइट। नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी मीन्स द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इक्विटी कैपिटल फॉर अज्यूमिंग रिस्क, अगर आपने कोई रिस्क अज्यूम करा उसके लिए वो कितना रिटर्न मिल रहा है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। व्हेन अ कंपनी इंक्रीजेज द डेट द फाइनेंशियल रिस्क फेस बाय द इक्विटी शेयर होल्डर ऑल्सो इंक्रीजेज, देखो अगर कंपनी मोर एंड मोर डेट का यूज़ करती है तो शेयर होल्डर को क्या लगेगा, भाई इन लोगों के पास पैसा है इंटरेस्ट पे करने का, उनके प्रिंसिपल को पे करने का, हमारे पैसे पे करने का नहीं है क्या, तो मतलब उनका रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है साथ साथ। अल्टीमेटली दे आर दी ओनर्स, है ना, अगर आप डेट ले रहे हो तो कंपनी को थोड़ा ना इफेक्ट पड़ेगा, सिर्फ उनको भी तो पड़ेगा ना, तो कॉन्सिक्वेंटली द डिजायर रेट ऑफ द रिटर्न में इंक्रीज, तो उससे क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि अब उनको ज़्यादा चाहिए भाई, हाँ अब शेयर होल्डर को ज़्यादा, जितना ज़्यादा शेयर होल्डर को चाहिए होगा उतना ज़्यादा कंपनी का कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पहले वो 10 में मान रहे थे, अब अगर अब वो बोलते कि अब हमें 15% चाहिए रेट ऑफ रिटर्न, तो अब उनकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी, 15% होगी, 10 से 15 बढ़ गई ना। Therefore the company can't use debt बियॉन्ड अ पॉइंट, तो इसलिए कंपनी को बियॉन्ड अ पॉइंट डेट यूज़ नहीं करना, बिकॉज फिर उन लोगों को फिर ऐसा लगेगा कि आप लोग क्या कर रहे हो कि लोअर कॉस्ट ऑफ डेट के चक्कर में आप ज़्यादा से ज़्यादा डेट ले रहे हो और हमारी तो कोई परवाह ही नहीं, बिकॉज और हम ओनर भी हैं, ठीक है ना, हम ही रिस्क भी लें, हम ही ओनर हैं और आप लोग अपना आराम से डेट वालों को पैसा दो, तो नहीं, तो वो ऐसा नहीं समझेंगे। उन लोगों को ये है कि फिर अगर आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा डेट यूज़ कर रहे हो, अगर इफ़ यू हैव अ कैपेसिटी टू पे इंटरेस्ट प्रिंसिपल देन यू शुड ऑल्सो हैव अ कैपेसिटी टू पे आर डिविडेंड, राइट, तो इस केस में ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट इज दी फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है फर्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। द फंड रेजिंग एक्सरसाइज ऑल्सो कॉस्ट समथिंग कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, अगर आपको पैसा लेना है इक्विटी शेयर होल्डर से या फिर डेट से, तो आप बताओगे ना हमको पैसा लेने, हमको पैसा चाहिए, तो कैसे जाओगे, फ़ोन करोगे हर किसी को, नहीं, तो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, प्रिंटिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, तो आपने पढ़ ही लिखा होगा कंपनी अकाउंट में कि हमें अगर हम लोगों को पब्लिक इशू करनी है तो हमें प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत होती है, एक ब्रोकर की ज़रूरत होगी, एक कमीशन वाले की ज़रूरत होगी जो एजेंट हमारा काम करेगा, ठीक है। इस सबको क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर किसी सोर्स को एक्वायर करने में आपकी अगर हाई फ्लोटेशन कॉस्ट लग रही है ना तो आप उसका रेशियो कम रखोगे, लेकिन अगर किसी केस में आपका फ्लोटेशन कॉस्ट कम लग रहा है तो आप उसको ज़्यादा रखोगे। जनरली जो हमारा इक्विटी के केस में क्या होता है कि हमारा ज़्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट लगता है, तो इसलिए हम थोड़ा कम प्रेफर करते हैं, और डिवेंचर के में बहुत कम, बिकॉज हम लोगों को बैंक मतलब थोड़ा बहुत, अगर मैं डिवेंचर के केसेस में लोन का यूज़ करूँ, आपको सिर्फ बैंक जाना है, बोलना भैया मेरे को लोन चाहिए, वो बोलेंगे ठीक है, कुछ पेपर वर्क होगा, काम खत्म, ठीक है ना। पब्लिक इशू ऑफ द शेयर एंड डिवेंचर रिक्वायर कंसिडरेबल एक्सपेंडिचर, काफ़ी अच्छा खासा पैसे लग जाते हैं इसके अंदर, लेकिन लोन वगैरह में उतने नहीं लगते।
नेक्स्ट इज द कंट्रोल कंसिडरेशन। तो डेट नॉर्मली डज नॉट कॉज अ डायल्यूशन ऑफ द कंट्रोल, ठीक है, आपको ये तो पता ही है डेट जो होता है उसमें डायल्यूशन, क्योंकि वो तो हमारे ओनर होते ही नहीं, दे आर द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर को क्यों हम डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल दें, ठीक है ना। इशू ऑफ द मोर इक्विटी हाउएवर मे रिड्यूस द मैनेजमेंट होल्डिंग इन द कंपनी एंड मेक इट वल्नरेबल टू टेक ओवर, ठीक है। तो इसमें होता है कि अगर आप इक्विटी करोगे बिकॉज दे आर दी शेयर होल्डर, तो उनका तो भाई शेयर, उनका तो कंट्रोल आएगा ना कंपनी पे। तो अगर कंपनी इस हालात में है कि वो अपना डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल कर सकती है तो वो तो इक्विटी को कर लेगी इशू, लेकिन अगर वो नहीं चाहती, दे डोंट वांट टू डायल्यूट मोर कंट्रोल बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट, देन दे शुड डेफिनेटली गो फॉर द डेट, राइट। Next is the flexibility. If the firm use its debt potential to full and it loses the flexibility to use further debt, अगर उसने, जैसे कि हम लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कितना किस रेशियो में, किस प्रपोर्शन में हमको डेट को यूज़ करना है, इक्विटी को यूज़ करना है। अगर कंपनी ने अपनी फुल पोटेंशियल डेट को यूज़ कर लिया है तब तो वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर देती है। टू मेंटेन द फ्लेक्सिबिलिटी इट मस्ट मेंटेन सम बोरोइंग पावर टू टेक केयर ऑफ द अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, ठीक है। अगर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करना है तो उसको कुछ प्रपोर्शन ऑफ द डेट नहीं लेना चाहिए, मतलब उसे अनसर्टेन इवेंट के लिए हमें रख देना चाहिए कि जब हमारे पास कुछ ऐसी अनसर्टेन इवेंट या अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आते हैं ना, तब हम लोग इस डेट का यूज़ करेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। It refers to the number of the time earning before interest and tax of the company cover the interest obligation, मतलब जितना भी हमारा प्रॉफिट हुआ है ना कंपनी से, वो वो मतलब कितने टाइम्स हमारे इंटरेस्ट को कवर कर लेती है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, EBIT अपॉन इंटरेस्ट, मतलब अगर हमारा इंटरेस्ट 5 रुपये है और अगर EBIT 10 रुपये है तो इसका मतलब जो कंपनी है ना, जो कंपनी वो 2 टाइम्स कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 2 टाइम्स आपके इंटरेस्ट को कवर कर ले रहा है, मतलब इट इज़ गुड। इसका मतलब क्या है, जितना ज़्यादा ये रहेगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, राइट। हायर द ICR लोअर विल बी द रिस्क, तो रिस्क क्या होगा आपके पास, बहुत कम रहेगा, और अगर लोअर है तो रिस्क ज़्यादा है। नेक्स्ट इज ए डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ये क्या है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो टेक केयर ऑफ द डिफिशियंसी रेफर टू द ICR, जो इसके अंदर त्रुटियां हैं वो इनको ठीक करता है आके, ठीक है ना। द कैश प्रॉफिट जनरेट बाय द ऑपरेशन आर कंप्यूटेड विद द टोटल कैश रिक्वायर्ड फॉर द सर्विस ऑफ द डेट एंड द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, बिल्कुल इसको ध्यान से रखना है। अर्निंग आफ्टर टैक्स, यहाँ पे था बिफोर, यहाँ पे है आफ्टर, प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन हो गए जिसके अंदर कैश की फ्लो नहीं होती है, divided by the preference dividend plus interest plus repayment obligation. Higher DSCR indicate better ability to meet the cash commitment, मतलब जितना ज़्यादा आपका प्रॉफिट, देखो ये अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या है, ये प्रॉफिट है, अगर ये ऊपर न्यूमरेटर में है इसका मतलब जितना ज़्यादा ये बढ़ता चला जाएगा उतना हमारे लिए अच्छा है, हम ज़्यादा अच्छे से अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ दी नेक्स्ट के लिए स्टॉक मार्केट कंडीशन, राइट। ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द स्टॉक मार्केट इज राइजिंग, जैसे जैसे स्टॉक मार्केट जो हमारा बुलिश फेस होता है ना, ठीक है, मोर पीपल इन्वेस्ट इन द इक्विटी, तो हम लोग प्रेफर करते हैं इक्विटी में इन्वेस्ट करना। क्यों, क्योंकि बुलिश फेस में क्या होता है, हमारे मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ना इंक्रीज हो जाते हैं, तो हमें तो बढ़ते हुए एसेट के अंदर इन्वेस्ट करना अच्छा लगेगा कि घटते हुए, तो जितना ज़्यादा बढ़ेगा वैल्यू उतना अच्छा है ना हमारे लिए। तो क्या बोला है इसके अंदर, इक्विटी शेयर्स आर मोर इजीली सोल्ड इवन इन द हायर प्राइसेस, बिकॉज वो बढ़ रहा है फेस, हम लोग एवरीवन वांट्स टू बाय ना, तो क्या है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है जहाँ पे हमारा स्टॉक मार्केट है। यूज ऑफ इक्विटी इज ऑफन प्रेफर्ड बाय द कंपनीज इन सच सिचुएशन, लेकिन अगर हमारा डिप्रेस या वेरियस फेस है तो फिर हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, बिकॉज अब तो यहाँ पे प्राइस कम हो रहे हैं, इसका मतलब अगर हम 10 रुपये का सामान बेचने जाते तो हमें 5 रुपये ही मिलेगा, तो हम नहीं लेते फिर ये सब, फिर ठीक है हम लोग क्या लेंगे, फिर डेट के ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ दूसरी कंपनी का क्या है, द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ द अदर कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री इज यूजफुल गाइडलाइन फॉर द प्लानिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये जितनी भी हमारी ओलिगोपॉलिस्टिक कंपनी होती है ना उनके लिए तो सबसे मेन है, भाई वो दूसरों को देख के चलेंगे, ठीक है ना। और अगर कोई न्यू कंपनी है तब तो उसको देखना ही पड़ेगा, ठीक है, उसके पास तो कोई मतलब वही नहीं है, वे नहीं है, देयर इज नो वे टू टेक द कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। इट शुड फॉलो द इंडस्ट्रियल नॉर्म ब्लाइंडली, तो वो क्या कहते हैं इंडस्ट्री के नॉर्म, ठीक है, इंडस्ट्री को ब्लाइंडली फॉलो कर देते हैं, खासकर ये न्यू कंपनी के लिए तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, जब उसके कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो ब्लाइंडली इंडस्ट्री को फॉलो करेगा कि इंडस्ट्री कैसे चल रही है, उसने क्या डेट एंड इक्विटी का रेशियो मेंटेन कर रखा है। इफ अ बिजनेस रिस्क ऑफ द फर्म इज हायर इट कांट रेज मोर डेट, ठीक है, वो ज़्यादा डेट तो यूज़ करेगा टू फॉलो द इंडस्ट्री नॉर्म्स, बिकॉज इन सच सिचुएशन ओवरऑल रिस्क विल बी हायर, क्योंकि ओवरऑल देखो इसके अंदर इन्होंने एक्सेप्शन का एग्जांपल दे रखा है कि अगर कोई कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेट ले रखा है तो उस सिचुएशन के अंदर हम लोग ये नहीं कि अगर इंडस्ट्री वालों ने भी बहुत ज़्यादा डेट ले रखा है तो हम भी लेंगे, नहीं, उस केस में ऐसा नहीं होगा, उस केस में वो अपना दिमाग लगाएगा और कम डेट लेगा। नेक्स्ट इज दी रेगुलेटरी
framework. Every company operate within a regulatory framework provided by the law. For example, public issue of the shares debentures are made up अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 या सेबी गाइडलाइंस। ठीक है, तो कुछ रेगुलेशंस, कुछ रेगुलेटरी, कुछ लॉज हैं जो कंपनी को फॉलो करने हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिसी। ठीक है ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉ बना दिए हैं कि आपको ये काम नहीं करना, आपको इससे ज़्यादा डेट नहीं लेना, आपको पेमेंट करनी है या नहीं करनी, वट एवर। ठीक है, वो उनको फॉलो करना पड़ेगा हर हालत में। ठीक है ना, और कुछ इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है जैसे कि कंपनीज एक्ट और सेबी। ठीक है, जो हमारा ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, मतलब जो हमारे कैपिटल मार्केट को देखता है कि हमें इक्विटी कितना रेस करना है, कब रेस करना है, वो सब इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और सो दिस इज ऑल the factors that affect the capital structure, and here we completed our video। and आपको इसे लर्न करने में कोई दिक्कत आएगी तो प्लीज़ डू कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी। और वैसे तो नहीं आनी चाहिए बिकॉज बहुत ईजी है, आपको बस मतलब इफ़ एंड देन का यूज़ करते हुए आपको लर्न करते हुए जाना और याद करना है। बस यहाँ पे 2 फॉर्मूले थे, वो आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न करना है बिकॉज समटाइम दे आस्क फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। एंड ओके, तो दिस इज़ द होल अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर। and so thank you so much to like, subscribe and share. Bye bye, take care.